ऐसे कैसे भूल गए जानी, जब तक है ज़िंदगी तुम याद हो, ये हम नहीं भूल सकते। चलें, ओके सर, आज हम वो चैप्टर शुरू कर लेते हैं जो यूजुअली लोग इसको लाइट लेते हैं। पहले तो दो वजह होती हैं इसको लाइट लेने की। पहली वजह कि एक तो इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि लोगों ने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं किया होता, तो दे डोंट नो कि उसको बताना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। तो पहला मसला तो ये होता है। दूसरा मसला ये होता है कि जब किसी को पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, तो बच्चा भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि यार मतलब इतना लेंदी टॉपिक है। और जो बच्चा इसको फिर ऑब्वियसली लाइट लेके गया, तो फिर बात समझ आई बाद में कि भाई इसको लाइट लेना नहीं चाहिए था। सर जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं ब्लैक सूट में, भाई थैंक यू यार। मतलब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूँ या क्या लूँ, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। चलें, एनीवेज हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे अपने पास, सर IS1 एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये दो चीज़ें हमें यहाँ कवर करनी है, एक IS1 की चीज़ें और दूसरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, IS1 की अगर आप बात करेंगे, IS1 की अगर आप बात करेंगे तो मैंने देखे बच्चों के फजूल सवालात ग्रुप के ऊपर कि सर ये तो IS1 वही वाला है जो आपने या किसी ने भी हमें FAR 1 में पढ़ाया था। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये उससे कहीं ऊपर है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। सही जी। तो IS1 बेसिकली डील करता है, IS1 बेसिकली डील करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इससे डील करता है। ओके जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो डील करता है आपका लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क that will help you to determine additional disclosures that has to be incorporated into the financial statements। हाँ जी, देखें दो चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे, और आप लोगों ने भी ऐसे ही कॉपी करना है कि हमने यहाँ पे IS1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, IS1 आपने प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? लेट्स से आप कह लें सर बैलेंस शीट, ऐसा है जी। उसके बाद P&L, फिर आपने कहा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चौथा कैश फ्लो, पांचवा चेंजेस इन इक्विटी, और छठा नोट्स टू दी FS। अच्छा, नोट्स टू दी FS में भी दो चीज़ें, एक होते हैं आपके पॉलिसी नोट्स और दूसरे होते हैं आपके डिस्क्लोजर्स। अब ये चीज़ें इतनी सारी इसके अंदर हैं, तभी तो लोग इसको कटा के जाते हैं और ये सबसे पहले पेज पे चिपक के आ जाता है। और मतलब ये तो आपको करना भी इसलिए मेरे बच्चों दिल से चाहिए क्योंकि ये करके आपको पूरा पिछला FAR 2 रिवाइज हो सकता है अलॉन्ग विद ऑल द प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। चले, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी बच्चे को ये पता है कि पॉलिसी नोट्स और डिस्क्लोजर में क्या फ़र्क है? इफ़ नहीं तो मुझे बताएं, मैं बताता हूँ, जल्दी बताओ। डू यू हैव अ बेसिक आइडिया? मुस्तफ़ा ने तो पहले हाथ उठा दिया, नहीं पता। चलें, मैं बताता हूँ। पॉलिसी नोट्स का मतलब ये है कि आप बताते हैं कि मैं PP को कॉस्ट पे कैरी करता हूँ या फेयर वैल्यू पे। ये पॉलिसी हो गई। नहीं पता, माशाल्लाह, मतलब कितनी कन्विक्शन के साथ आप लोग कहते हैं ना, इतना दिल खुश होता है मेरा कि क्या बात है, क्या नॉलेज बेस है। इधर डिस्क्लोजर में क्या होता है? ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की मूवमेंट, ऐसा है। और अगर एक एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है और अगर एक एसेट यानी PP
फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है तो उसका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ऐसा ही है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, लाइफ ऑफ एसेट, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, जल्दी बताओ, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, बिल्कुल ऐसा, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, जल्दी बताओ। वो पॉलिसी हो गई, ये उसके डिस्क्लोजर हो गए, ऊपर पॉलिसी हो गई, नीचे उसके डिस्क्लोजर हो गए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी नोट्स एंड द डिस्क्लोजर्स। देखें यहाँ पे नोट्स हैं, नोट्स के दो पार्ट्स हैं, एक पॉलिसी और दूसरा डिस्क्लोजर। एक और चीज़ देखते हैं, मैंने कहा आप ROUA को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ऐसे करते हैं, जल्दी बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स करते हैं, जल्दी बताओ, ऐसा है? तो जल्दी से बताओ, ये हो गया क्या, पॉलिसी। ये क्या हो गई, पॉलिसी, कि इस तरीके से मैं निकालता हूं इस वैल्यू को। अच्छा, दूसरा इसकी क्या बनती है, ROUA की मूवमेंट बनती है। याद है हमने IFRS 16 में किया था, IFRS 16 में किया था, ओपनिंग था, एडिशन था, डेप्रिसिएशन था, क्लोजिंग था, ओपनिंग था, एडिशन था, डेप्रिसिएशन था, क्लोजिंग था, वो नोट है, वो नोट है। अच्छा, फिर लीज लायबिलिटी क्या होती है, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। तो क्या लीज लायबिलिटी का भी शेड्यूल बनाते हो तो उसमें नोट्स बनते हैं, याद करो, नोट्स बनते हैं, पीछे नोट्स बनते हैं, मूवमेंट आती है कि पेमेंट हुई, ये सारी चीजें वो। तो ये फर्क है पॉलिसी, यानी पॉलिसी नोट्स ये बताते हैं कि आपने अकाउंटिंग कैसे की हुई है। यानी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखना चाहते हो ना, या ऑडिट पे भी जाते हो, कि एक कंपनी किसी चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे मेजर करती है, तो कहाँ जाऊँगा, लिख के बताओगे आप लोग, कहाँ जाऊँगा, कैसे मेजर करती है ये देखने के लिए कहाँ जाऊँगा? सारे बच्चे लिख के बताओ, सारे बच्चे लिख के बताओ। चलें जी, ये तो कह रहे हैं सर पॉलिसी, ओके, हदीद कह रहे हैं पॉलिसी, मुस्तफ़ा कह रहे हैं पॉलिसी, HP कह रहे हैं पॉलिसी, हमाद कह रहे हैं पॉलिसी, आनंद कह रहे हैं पॉलिसी, बाकी मर गए हो क्या? हाँ जी, सब कह रहे हैं पॉलिसी, वेरी गुड, बिल्कुल 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 ऐसा ही है, सब कह रहे हैं पॉलिसी में जाएंगे। अच्छा, तो उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखने के लिए कहाँ जाऊँ? सही है, हाँ जी, डिस्क्लोजर, वेरी वेल डन, फिर डिस्क्लोजर जाएंगे, बेहतरीन हो गया, चलें ये बात समझ आती है। अच्छा, अब मुसीबत ये है कि ये जो मैंने आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ये वाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये आ रही हैं IFRS से, एग्रीड, ये आ रही हैं IFRS से, IS 1 की रिक्वायरमेंट्स हैं, IS 1 की और रेलेवेंट IS की, IFRS से उठ के आ रही हैं। बट ये कहता है भाईजान, हम भी तो कुछ है ना, लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017, वो ये कह रहा है भाईजान, सही है, मान लिया कि IS 1 कुछ कह रहा है, बट हम भी कुछ कह रहे हैं। तो यानी आपके ऊपर पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क लग रहा है, इस दोनों को मिला दूं ना, तो इन दोनों को मिला के मैं कहता हूं ये है एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। इन दोनों को मिला दूं ना तो मैं कहूंगा ये एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है। यानी मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में अकाउंट्स किसके तहत बनते हैं, तो आप IS 1 कहेंगे या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहेंगे या दोनों का मिक्सचर कहेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोनों का मिक्सचर कहेंगे? मिक्सचर करेंगे, यस बिल्कुल। तो देखो अब मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब टू बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज, हम कह रहे हैं कि एक तो ये बताता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फिर हम कह रहे हैं कि लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बताएगा एडिशनल डिस्क्लोजर दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एडिशनल डिस्क्लोजर की एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से आप अगर PP की बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मेरे बच्चों कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, बिल्डिंग होती है, जल्दी बताओ, बिल्डिंग होती है ना, कंधे पे डाल के तो नहीं घूम सकते ना बिल्डिंग को, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये हो गया ये वाली चीज़। अब बिल्डिंग है तो वो बोलता है कि भाई ये कितने एकड़ पे मुश्तमिल है, पहले ये बताओ, फिर ये बताओ कि
ये लोकेटेड कहाँ है, इसका यूज क्या है, क्या ये बातें जो मैंने आपको अभी कही, क्या ये बातें जो मैंने आपको अभी कही, क्या ये आईएफआरएस में कहीं है, क्या ये आईएफआरएस में कहीं है, या इट इज़ रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यानी आप जब अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बनाएंगे तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स आईएएस की तो फॉलो करनी ही करनी है सारी, पर आपने फिर नज़र रखनी है कि इसी लाइन आइटम में पीपीई के अंदर व्हाट सॉर्ट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड बाय माय फ्रेमवर्क। पहले बताओ, बात समझ आती है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें फ़र्क समझ आता है? दो ज़्यादा एडिशनल डिस्क्लोजर्स दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कंपनीज पे पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है वो दो का मिक्सचर है, IS 1 एंड एप्लीकेबल फ्रेमवर्क जो कि आपका लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है। यहाँ तक कोई सवाल? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? बिल्कुल क्लैरिटी है? चलें, बेहतरीन हो गया यहाँ से। अच्छा, फिर होल्ड ऑन, यहाँ पे एक गेम सीखनी है। मैंने कहा कंपनीज एक्ट से, हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट से कि मुझे ये बताओ, हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट से 2017 से प्लीज़ बताओ कि हर कंपनी सारे डिस्क्लोजर इंक्लूड करेगी। यानी बात समझें, कंपनीज एक्ट कह रहा है कि भाई मेरे बताए हुए एडिशनल डिस्क्लोजर आप डालें, एडिशनल डिस्क्लोजर आप डालें। मैंने कहा सही है, मैं डाल देता हूँ। पर हम कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि क्या हर कंपनी वो सारे डिस्क्लोजर डालेगी? हर कंपनी, उसने बोला हर कंपनी से क्या मुराद है, हर कंपनी से क्या मुराद है? उसने कहा कि भाई कोई कंपनी स्मॉल साइज भी हो सकती है, कोई कंपनी मीडियम साइज भी हो सकती है, कोई कंपनी लार्ज साइज भी हो सकती है, और कोई कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी भी हो सकती है। अब सब बताता हूँ ये कब कब कैसे कैसे होगी, सब बताता हूँ। तो हमने उससे पूछा कि भाई अगर कोई एक छोटी सी कंपनी है, अगर एक छोटी सी कंपनी है, आपको नहीं लगता कि इतनी छोटी कंपनी को आप इतनी रिक्वायरमेंट्स डाल दोगे तो वो बिजनेस करेगी या बेचारी ये कंप्लाइंस करेगी? जल्दी बताओ। उसको लोग रखने पड़ेंगे, टेक्निकल लोग रखने पड़ेंगे जो ये रिपोर्टिंग करेंगे, तो यार ये तो परेशानी हो जाएगी, ये तो परेशानी हो जाएगी। तो कहा गया कि भाई इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी रिलैक्स्ड हैं। हमने कहा अच्छा भाई, फिर मैंने कहा इसका बताओ, इसका ये जो मीडियम साइज़ है इसके लिए कहा कि रिक्वायरमेंट्स थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, इसके लिए थोड़ी मुश्किल क्यों? इसको क्यों नहीं इतनी रिलैक्सेशन दे रहा? हाँ भाई, कब होगी मीडियम साइज़ अभी बताता हूँ आगे। इसको क्यों नहीं दे रहा, जल्दी बताओ, प्लीज़ बताओ यार, इसको क्यों नहीं दे रहा रिलैक्सेशन? ऊपर उसको कह रहा है बिल्कुल ऐसा है भाई, लार्ज साइज है, थोड़ी बड़ी कंपनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई आगे, फिर हमने कहा अगर ये लार्ज साइज़ है, अगर ये लार्ज साइज़ है तो हमने कहा इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल। और इस पे तो आप समझ गए होंगे ना,
बहुत मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल, कंपैरेटिवली बिगर, यस एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, तो हमने कहा कि यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कंपनीज एक्ट के जिस तरीके की कंपनी होगी वैसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी, छोटी कंपनी लेस रिक्वायरमेंट्स, बिगर कंपनी बिग रिक्वायरमेंट्स, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। भाई छोटी कंपनी कम रिक्वायरमेंट्स, बड़ी कंपनी बिगर रिक्वायरमेंट। अच्छा, क्योंकि क्या ये आईएएस की रिक्वायरमेंट है या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सवाल है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है कंसिडरिंग पाकिस्तान का माहौल, क्योंकि देखो ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें अभी बताई ये वाली, कि बिल्डिंग कितने एकड़ पे मुश्तमिल है, सही है जी, लोकेटेड कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में बताना लाजमी होता है, कब्जे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बोल रहा है कि भाई शेयर होल्डर को ये बता दो कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, किसके लिए यूज़ हो रही हैं, ताकि एक इन्वेस्टर को पता हो यार कि क्या चल रहा है। तो वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अगेन पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी आईएस में तो नहीं है। हाँ, अगर क्या ये बात मानते हो कि पाकिस्तान के अलावा कोई कंट्री है उनका अपना फ्रेमवर्क भी ये मस्ती कर सकता है? जल्दी बताओ, क्या उनका अपना फ्रेमवर्क भी ये मस्ती कर सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। यस कर सकता है। तो उनका जो अपना फ्रेमवर्क होगा वो अपने हिसाब से होगा, आईएस प्लस कुछ और रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? चलें, हमने कहा मुझे ये बताएं कि यार कब कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट होगी, लार्ज होगी, मीडियम होगी, स्मॉल साइज होगी। उसने बोला आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने बोला कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, अगर ये कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है कि जिसके शेयर्स लिस्टेड हों, ऐसा ही है, जिसके शेयर्स ट्रेड होते हों, ऐसा ही है, जिसकी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हों, ऐसा ही है, सिक्योरिटीज ट्रेड होती हो, ये हो गई ना लिस्टेड कंपनी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैं क्या करूं? उसने बोला भाई पहले तो आईएफआरएस अप्लाई करो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आईएफआरएस अप्लाई करना है। फिर उसने कहा फोर्थ शेड्यूल अप्लाई करो। मैंने कहा यार फोर्थ शेड्यूल अप्लाई करूं, मुझे ही नहीं बात समझ आ रही। वो कह रहा है भाई आप ही ने तो कहा ना जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, तो मैंने लिस्टेड कंपनी के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स एक शेड्यूल में डाल दी हैं, वहाँ जाके मरो और देखो कि मैंने क्या क्या मांगा हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उस पर आईएफआरएस लगेगा? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। एक लिस्टेड कंपनी है उस पर आईएफआरएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, पर क्या आईएफआरएस के साथ साथ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं? कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, यस बिल्कुल हैं। वो कहाँ बताई हुई हैं लिस्टेड कंपनी के लिए, कहाँ बताई हुई हैं? हाँ जी, फोर्थ शेड्यूल में। तो उसने बोला भाई यहाँ पे जाके देख लेना। हमने कहा चलो भाई बात समझ आ गई, यहाँ जाके हम देख लेंगे, यहाँ जाके हम देख लेंगे। पर क्या अभी वो देखा हमने कि क्या क्या है इसके अंदर, ये वो बात की बात है। सब वो सेकेंडरी स्टेप है ना, पहले ये तो देख लें जाना कहाँ है, फिर जाके फॉलो करेंगे कि हाँ यार चौथे शेड्यूल में बताया गया है कि और मज़ीद हमें ये डिस्क्लोजर डालना है, तो वो तो रेलिवेंट्स तो पता हो ना कि कहाँ जाके देखना है। एग्रीड? डन, आगे चलें? चलें, ओके। फिर मैंने कहा यार अभी हेडिंग चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की, हेडिंग अभी भी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में। उसने कहा अब हम आ गए नॉन लिस्टेड पे, यानी कंपनी लिस्टेड नहीं है पर फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएगी, पब्लिक का इंटरेस्ट। वापस से देखो, लिस्टेड कंपनी में तो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि उसके शेयर्स एक्टिवली ट्रेड हो रहे होते हैं, वो तो अलग बात हो गई। फिर वो कह रहा है मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो हो सकता है कि उसमें पब्लिक का फिर भी इंटरेस्ट हो। कैसे? वो कह रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी। सर ये क्या होती हैं? मैंने कहा गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे आप एक बात बताते हो कि अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने कोई इदारा बनाया हुआ है, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, सही जी, और कोई भी XYZ इदारा आप उठा लें, तो क्या आप पीआईए हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड है ना, है या नहीं है? है या नहीं है? गवर्नमेंट ओन्ड है, पीआईए। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये जो सारे के सारे गवर्नमेंट ओन्ड इदारे हैं ये तो आवाम के टैक्स के पैसे से चलते हैं ना, आवाम के टैक्स के पैसे से चलते हैं, ऐसा ही है।
तो कहने लगा वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, भले ही लिस्टेड नहीं है। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं। उसने कहा कि IFRS लगाओ, पर उसका शेड्यूल 5th होगा, उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट 5वें शेड्यूल में है, वो फॉलो करो, वो सारी होनी चाहिए। अच्छा देखो, IFRS कांस्टेंट है, IFRS कांस्टेंट है, बट शेड्यूल क्या हुआ, चेंज हो गया। यानी इससे हमें एक सीख मिली, लिस्टेड कंपनी जो है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो गई। वो कौन से शेड्यूल में डाल दी, लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट कौन से शेड्यूल में उठा के फेंक दी, 4th में। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस में डाल दी, 5th में। ऐसा ही है, वो ये आपके सामने। ऐसा ही है भाई। तो मैं कह रहा हूं अगर लिस्टेड ना भी हो ना कोई कंपनी, तब भी, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है ना, माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो छोटे लोन्स देता है गांव देहातों में, तो तभी उसका नाम माइक्रो फाइनेंस है। अब वो जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो लिस्टेड नहीं है, पर उसमें जो पैसे रखते हैं लोग वो होल्ड करता है फिड्यूशरी कैपेसिटी में। पहले तो बात समझ आ रही है कि वो पैसे होल्ड करता है फिड्यूशरी कैपेसिटी में। बैंक है, आपको क्या लगता है बैंक में पब्लिक का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है बैंक अगर लिस्टेड ना हो, बैंक अगर लिस्टेड ना हो तो क्या तब भी वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहलाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएगी। यस, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, तो उसके ऊपर भी IFRS लगेगा और 5th शेड्यूल लगेगा। देखो ये रहा, होल्डिंग एसेट्स इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटसाइडर्स सच एज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज ब्रोकर डीलर, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड भी आपसे पैसे लेके आके इन्वेस्ट करता है ना, आपको रिटर्न देता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटिटी। तो ये सारे वो लोग हैं, ये सारी वो कंपनीज हैं जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा लेके बिजनेस कर रही होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरल अवाम का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है इसके अंदर, हाँ या नहीं, जवाब दो। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विस। अच्छा भाई, अब जैसे के इलेक्ट्रिक है, आप तसव्वुर करें अगर वो के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, क्या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है के इलेक्ट्रिक। यस, मुझे एक बात बताओ, अगर वो लिस्टेड ना होता, अगर वो लिस्टेड ना होता तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता, पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता। यस, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी या उसके जैसी कुछ सिमिलर कंपनी हो वो भी जुमरे में आती है। तो हम अब अभी हमारी ब्रॉडर कैटेगरी क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जिसमें पब्लिक का स्टेक हो, या तो वो लिस्टेड कंपनी होगी या नॉन लिस्टेड कंपनी होगी, जिसमें से इनमें से कोई एक हो सकती है। एग्रीड। अच्छा, फिर ऑल कंपनीज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर। हाँ भाई, क्या जो ये शुगर है क्या वो नॉर्मली सब यूज़ कर रहे होते हैं टेक्निकली, वेरी गुड। तो शुगर मिल्स हो गई, तो टेक्निकली जो ये शुगर मिल्स हैं जो इस बिजनेस में इंगेज हैं वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के जुम्मे। क्योंकि देखो ना, आपको याद होगा कि अगर ये, चलो एक कंपनी है, तुमसे मैं पूछता हूँ, लिस्टेड नहीं है पर तुम लोग हाँ या ना में जवाब देना, एक कंपनी है जो गंदम बनाती है, रिफाइन करके बेचती है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट है, आटा। हाँ जी, बिल्कुल माफिया हो नहीं हो, हमें हमें अभी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है ना, ऐसा ही है ना। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यहाँ से ड्राइव होंगी। क्लियर हो गया, बात समझ आती है आगे। फिर उसने अपने लिए ना एक ऑप्शन ओपन रखा, कानून ने अपने लिए एक ऑप्शन ओपन रखा। उसने कहा कि अगर किसी कंपनी के मेंबर्स XYZ नंबर से ऊपर निकल जाएंगे, जो कि मैं कभी भी बता सकता हूं, देखो ना, एज मे बी नोटिफाइड, मैं कभी भी बता दूंगा कि XYZ नंबर से ऊपर जाएंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट बन जाएगी। ऐसी बात है, आवाम ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा ही है। उसने अपने लिए क्वेश्चन ओपन रखा है, बात समझ आती है। फिर वो कहता है जिसके एसेट्स एक XYZ वैल्यू से ऊपर निकल जाएंगे, मैं तब भी मानूंगा कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट बन चुकी है। ये भी उसने अपने लिए एक ऑप्शन ओपन रखा। पांचवा, वापस से उसने कहा अगर मैंने किसी कंपनी को देखा, लॉ कह रहा है, कानून कह रहा है कि मैंने किसी कंपनी को देखा
और उसमें इतने नंबर ऑफ मेंबर्स थे और इतने एक्सीड हो गए, XYZ नंबर पे चले गया। यानी फॉर एग्जांपल आज 20 मेंबर्स हैं उस कंपनी के और ऑल टुगेदर वो 1000-1200 मेंबर्स पे चली जाती है। तो इसने कहा कि यार इसमें नहीं रहना कि सिर्फ ऊपर है, मैं और भी अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया मैंने आगे कि जिसके मेंबर 1000 से ऊपर हो गए, शेयर होल्डर 1000 से ऊपर हो गए, तो मैं ये कहूँगा कि वो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के जुमरे में आ जाएगी। वापस रीड करते हैं, हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स एज मे बी नोटिफाइड। बात समझ आती है? सच नंबर ऑफ मेंबर्स ना, शेयर होल्डर्स, ओके। आखिरी, होल्डिंग एसेट्स एक्सीडिंग सच वैल्यू, यानी फिर वो दूसरी बात कर रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी कंपनी को बोलूं तुम पब्लिक इंटरेस्ट हो, क्योंकि तुम्हारे एसेट्स एक सिंगल पर्सन के, कम लोगों के इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो एक बंदा या 2-3 बंदे मिलके कितना ही पैसा लगा लेंगे, ऐसा है? तो वो कह रहा है जब ऐसा होगा ना तो लाजमी बात है पैसा कहीं और से आ रहा है, और जब पैसा कहीं और से आ रहा है तो वील सी कि भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट हो सकती है। पहले बताओ कहानी, बात समझ आती है? जल्दी बताओ, जल्दी से बात समझ आती है? क्योंकि देखो ना यार, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मान रहा आज तक, फेयर इनफ, पर एसेट इंक्रीज होते 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 इस हद तक पहुंच गए तो भाई कहाँ से वेल्थ आ रही है? कोई तो फंडिंग है ना। तो वो कह रहा है फिर आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये वाली हो जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट वाली। पहले तो कहानी समझ आती है? तो यानी हमें सबसे पहले किसी कंपनी का ऑडिट करते हुए या फाइनेंशियल्स बनाते हुए ये देखना है कि कंपनी की क्लास क्या है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में कितनी चीज़ें आ रही हैं, जल्दी बताओ? दो। पहली, लिस्टेड कंपनी। दूसरी, अदर देन लिस्टेड कंपनी, जिसमें इसमें से कोई भी एक खुसूसियात हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई कंपनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का काम कर रही है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? PIE पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? PIE बिल्कुल है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। दूसरा, कोई कंपनी एसेट्स होल्ड कर रही है फिड्यूशरी कैपेसिटी में अवाम के, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? यस, वेरी गुड, है, बिल्कुल है। चलें जी। अच्छा, उसमें इंश्योरेंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कोई गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी वो भी आएगी। अच्छा, फिर उसने दो गुंजाइश भी रखी है कि मेंबर्स इतने नंबर से इंक्रीज होगा, एसेट इतने नंबर से इंक्रीज होगा, तो आई विल कॉल दैट कंपनी एज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक और बात, अब एग्जामिनर ने आज तक ऐसी हरकत की तो नहीं है, पर वो कर सकता है। एग्जामिनर पता है आपको क्या बोलेगा? एग्जामिनर बोलेगा मेंबर्स के नंबर्स ना, मतलब अगर मैं अभी तो एग्जांपल दी जानी कि अगर 50 मेंबर हैं वो 1200 हो गए, 1000 हो गए, तो क्वांटिटी है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी तो बताया, यही तो एग्जांपल दी थी अभी। मेंबर्स के नंबर ना, मतलब अगर 50 से 100 हो गए, 100 से 200 हो गए, 300, 400, 500, 600, ये शेयर होल्डर्स है ना। मेंबर किसको कहते हैं? शेयर होल्डर को कहते हैं ना। आगे सुने, सवाल क्या आ सकता है जो एग्जामिनर दिमाग घुमाएगा आपका? वो आपको देगा डिस्क्लोजर्स बना के दे देगा, सही जी, एक पेज पे आपको डिस्क्लोजर छोटे 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 बना के दे देगा, और आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन देगा, बोलेगा ये कंपनी है, बताओ इसमें कौन कौन से डिस्क्लोजर आने चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना उस पर शेड्यूल कौन सा लग रहा है। हाँ जी, ऐसा है? ऐसा है, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तभी तो देख रहे हैं ना, वो कह रहा है कि एज मे बी नोटिफाइड, तो वो अगर नोटिफिकेशन आ गई है तो ऐसी बात है वो उससे ऊपर पब्लिक में चली जाएगी। क्लियर? अच्छा, खैर, तो अगेन हम ये क्यों पंचायत कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको ऐसे लिख के दे देगा कि ये बैंक है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि बैंक फिड्यूशरी कैपेसिटी में एसेट्स को होल्ड करता है, और उसमें कुछ चीज़ें लगी हुई होंगी, ये उसमें कुछ चीज़ें लगी हुई होंगी, सुनिएगा, उसमें कुछ चीज़ें डिस्क्लोजर की दी हुई होंगी जो कि 4th शेड्यूल की होंगी और कुछ 5th की होंगी। आपने कौन सी पिक करनी होगी? जल्दी बताएं, आपने कौन सी पिक करनी होगी? जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, उसमें आपने कौन से शेड्यूल के जो स्केड्यूल्स हैं जो डिस्क्लोजर में पिक करने होंगे? आपने कहा 5th शेड्यूल के। क्योंकि अगर आपने ये कंक्लूड गलत किया भाई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, फ्री के नंबर होंगे ये। अभी मैं तुम्हें कराता हूं ना आगे, वी विल मेक इट इजी, ऑल्दो इट इज अ क्वाइट लेंदी थिंग, बट हम इसको मेक श्योर करेंगे कि हम आसानी से समझें और पूरा FAR2 भी रिवाइज करें, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आगे। फिर हमने कहा चलो यार, अगर हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मामला हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा। एक मिनट रुकिएगा,
ये 2 बार आ गया, 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मीडियम साइज पे। एक ये है और एक मैं डाल देता हूँ ये। अच्छा, मैंने दोनों आपके सामने विजिबल हैं, दिख रही हैं आपको? हाँ, मैं करा दूंगा, बिल्कुल सारे सवाल कराऊंगा। अच्छा, दोनों आपके सामने दिख रही हैं, विजिबल हैं ये दोनों, या स्मॉल दिख रही हैं? स्मॉल है, ओके, हम इसको जूम कर लेते हैं। अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया? चलो, ओके, डन। इधर देखो, मैंने कहा अब हम बात कर रहे हैं मीडियम साइज की। तो लार्ज साइज आप खुद बताएंगे, इसके ऊपर है, उस पर आता हूं मैं। लार्ज साइज सुनना, वो कह रहा है नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड क्यों नहीं कह रहा सर? वो तो ऊपर कवर हो गई ना, वो तो ऊपर कवर हो गई। लिस्टेड क्यों नहीं कह रहा सर? डेफिनेटली वो ऊपर कवर्ड है, वो ऊपर कवर्ड है लिस्टेड, ऐसा ही है, ऐसा ही है बच्चों, वो तो ऊपर कवर्ड है ना। अच्छा, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। हमने ये कहा कि यार अगर एक कंपनी मीडियम साइज होगी तो वो कब होगी? उसने बोला एक तो नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी कह रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। कब? जब पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो। पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो, उसका टर्नओवर रेवेन्यू 800 मिलियन से ज्यादा ना हो, अप टू 800 मिलियन हो। एम्प्लॉयज जो हैं 250 से ज्यादा हो, बस 750 से कम हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? मीडियम साइज। वो कंपनी क्या कहलाएगी? मीडियम साइज। अच्छा, मैंने कहा जब मीडियम साइज कंपनी होगी तो उसके ऊपर अकाउंटिंग कौन सी करूं? उसने बोला रिवाइज AFRS फॉर एसएससीज। ये गलत है, ये आपकी स्टडी डेस्क में भंड है। ये स्टडी तीनों कंडीशन, यस, 3 कंडीशंस। ये मैं मोबाइल भी देख लेना, अंदर पर आपको मोबाइल दे देना। ये तीनों कंडीशंस मीट होना लाजमी है। अच्छा, अब टर्नओवर ऑब्वियसली ईयरली जानी, ईयरली टर्नओवर, बिल्कुल ईयरली, बिल्कुल ईयरली, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना मेरी जान, ईयरली ही होगा ये तो, ऐसा है। अच्छा जी, ओके, आगे। मैंने कहा ये क्यों गलत है, ये देखो मैंने लॉ का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। वो कह रहा है नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन, टर्नओवर अप टू 800 मिलियन एंड एम्प्लॉयज लेस देन 750। अब मुसीबत पता है क्या है? ये देखो मुसीबत पता है क्या है? मीडियम साइज एंटिटी में, मीडियम साइज एंटिटी में यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। आपके एग्जामिनर ने 2022 से लेके अब तक अमेंडमेंट ही नहीं की है। हम कौन से साल में बैठे हुए हैं? हम कौन से साल में बैठे हुए हैं सर? 24 आ गया, पर 24 खत्म हो गया, 25 में आ गए। वो भाई इतना पुराना लेके चल रहा है। अब खैर व्हाट्सएवर मैंने अभी देखा भी है उस पर आईकैप पे जाके, उसने कोई चेंजेस नहीं किए हुए। तो यहाँ पे IFRS फॉर SMEs हैं, IFRS फॉर SMEs है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज हैं, तो मैं यही अप्लाई करूंगा ना। और आप मजे की बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी जब मैं आपको पीछे जाके सवाल कराऊंगा ना, वहां पे IFRS फॉर SME लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने पता नहीं क्यों रिवाइज AFRS अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर स्मॉल साइज एंटिटी गलत लिखा हुआ है। तो मैं ईमेल भी कर दूंगा उनको। बात समझ आती है भाई? मीडियम साइज है तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, आपके पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मीडियम साइज वाली होने चाहिए ना। इस बात को मानते हो? हाँ, मेरे ख्याल से ये लगता है मुझे। खैर एनीवेज, पहले बताओ, अगर आप प्लीज़ सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, एक कंपनी है, सही है जी, जिसका पेड अप कैपिटल आपके सामने 200 मिलियन से नीचे है, टर्नओवर 800 मिलियन तक है, और एम्प्लॉइज 250 से ज़्यादा हैं बट 750 से कम है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? जल्दी बता दो, कौन सी कंपनी कहलाएगी? मीडियम साइज, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब इसके ऊपर आता हूं मैं, इसी के नीचे ही वो पेश करता हूं, इसी के नीचे ही पेश करता हूं वो वाली चीज़ भी।
ये रही। अब देखें लार्ज साइज, मैंने कहा लार्ज साइज भी नॉन लिस्टेड कह रहा है सर। नॉन लिस्टेड तो इसलिए कह रहा है ना क्योंकि लिस्टेड तो एक ही बार कवर हो गई, लिस्टेड तो एक ही बार कवर हो गई। वो कह रहा है पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या उससे ज़्यादा हो। सर मीडियम में क्या कह रहा था, जल्दी लिख के बताओ, याद कर लेना अभी हाथ के हाथ। मीडियम में क्या कह रहा था, मीडियम में क्या कह रहा था, 200 मिलियन से कम। ये क्या कह रहा है, 200 मिलियन या उससे ज़्यादा हो। वेरी गुड। तो अब बात समझ आ रही है कि इतना कैपिटल होगा, इतना कैपिटल होगा तो हम ये कहेंगे कि भाई वो लार्ज साइज है। पर देखो यहाँ पे और है, कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी लार्ज बन जाएगी, ऐसा ही है। टर्नओवर ग्रेटर देन 800 मिलियन, वहाँ पे क्या था, अप टू 800 मिलियन, फर्क है। वेरी गुड, आगे सुने। एम्प्लॉयज मोर देन 750, वहाँ पे क्या था, 700 से नीचे, ऐसा ही है। ये रहा लेस देन 750, ऐसा ही है। तो फर्क समझ आता है दोनों में। अच्छा, अब मैंने कहा भाईजान ये तो सही है, आपने लार्ज साइज कंपनी बना दिया, इसके ऊपर क्या करेंगे। उसने बोला भाई IFRS अप्लाई करना, जो नॉर्मल IFRS है और 5th शेड्यूल। बात समझ आती है, नॉर्मल IFRS और 5th शेड्यूल कह रहा है, नॉर्मल IFRS और 5th शेड्यूल कह रहा है। अच्छा, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की तरह ही नहीं हो गई, टेक्निकली पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की तरह नहीं हो गई, जो कि नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ऐसा ही है ना। वो भी IFRS 5th शेड्यूल, आसान हो गया हमारे लिए याद करने के लिए। यानी आप ये कहेंगे कि लार्ज साइज एंटिटी में कोई फ़र्क नहीं है जो हमने ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में लिस्टेड के अलावा देखा, ऐसा ही है। तो अब मुझे एडिशनल डिस्क्लोजर कहाँ जाके देखने होंगे, 5th शेड्यूल में जाके देखने होंगे, ऐसा है। बात समझते हो। चलें आगे। फिर हमने कहा कि लार्ज साइज में और कौन सी कंपनी, सर IFRS और IFRS फॉर SME में क्या फ़र्क है, ये बता देते हैं। देखो IFRS को जब मैं कहता हूँ ना तो मैं लिखता हूँ ये है फुल IFRS, ये है फुल IFRS। एग्जाम्पल देता हूँ, जब तुम IFRS की बात करते हो ना तो इसमें IFRS 16 भी है, IFRS 15 भी है, सही जी, सारे अपडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। जबकि मैं IFRS फॉर SME में जाता हूँ ना, यहाँ पे IFRS फॉर SME, तो IFRS फॉर SME में बोलता है भाई ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर लेना। क्यों, क्योंकि इनके लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता ये, बोला सीधे सीधे हिसाब किताब करो। तो जाहिर सी बात है अगर वो स्मॉल एंटिटीज़ का IFRS है तो उसमें रिलैक्सेशन भी है ना, इस बात को मानते हो, उसमें रिलैक्सेशन भी है ना, जल्दी बताओ ऐसा है। तो फर्क सिर्फ रिलैक्सेशन का है कि जो छोटी कंपनी है उस पर छोटा IFRS लगेगा। एग्री, क्लियर करते हो, बात समझ आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, सुनना, एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था मैं, तो बच्चे अकाउंट्स बना के ले आए और मैं रिव्यू करने लगा था उसको। अच्छा, रिव्यू करते वक्त मेरी ना शेयर कैपिटल पे नज़र पड़ी, उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए थे IFRS फॉर SME के ऊपर, यानी बिल्कुल सादा खुशबू। जैसी बात है उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी ना, इस बात को मानते हो भाई। अगर IFRS फॉर SME है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है ना, सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। जब IFRS फॉर SME पे अकाउंट बनाए हुए थे, मैंने उसका पेड अप कैपिटल देखा और टर्नओवर देखा, टर्नओवर था 800 मिलियन से ज़्यादा, 800 मिलियन से ज़्यादा। तो क्या वो स्मॉल साइज़ है या लार्ज साइज़ है? अच्छा, तो लार्ज साइज़ तो है। उन्होंने किया हुआ क्या था कि उन्होंने लीज़ की अकाउंटिंग नहीं की हुई थी। IFRS 15 में वो 5 स्टेप्स है ना, 5 स्टेप्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना, एलोकेशन और ट्रांजैक्शन पर, ये कुछ भी नहीं हुआ था। आप मुझे बताएं क्या वो फाइनेंशियल सही है, क्या वो फाइनेंशियल सही है? कुछ गलत है, सब गलत है, कुछ गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, क्योंकि फ्रेमवर्क ही गलत है, सभी गलत है, सब गलत है। तो पहले बताओ, लॉजिक समझ आती है वाई वी आर फोकसिंग ऑन इट, कि क्यों ये लाजमी है पता होना। यस, तो हमने, अच्छा उसमें फिर उनको, तुम्हें याद होगा, याद करो, IFRS 15 में मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि जब आप सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे करते हैं तो आप राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक करते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर, जल्दी बताओ, ऐसा है। तो उसमें तो ऐसी अकाउंटिंग नहीं हुई हुई थी, क्यों नहीं हुई हुई थी भाई, क्यों नहीं हुई हुई थी?
भाई उसने फॉलो ही नहीं किया, उसने पुराना IAS 18 फॉलो किया हुआ था। यस, पुराना IAS 18 फॉलो किया हुआ था। अच्छा, फिर अब याद होगा आपको कि हमने बल्क परचेज डिस्काउंट में जो हमें डिस्काउंट एंटिसिपेटेड है उसका मैं रेवेन्यू नहीं बुक करता, याद है? हल्का सा रिवीजन, अगर हम ऐसा ही है ना, उसने तो किया हुआ ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कंसिडरेशन टू कस्टमर, कंसिडरेशन टू कस्टमर, के कस्टमर को अगर कंसिडरेशन दी हुई है, वो भी नहीं था। बात समझ आती है? तो दिस वॉज द एक्चुअल इशू कि भाई हर कंपनी के हिसाब से अकाउंटिंग कराओ यार, ऐसी हवाओं में तो नहीं हो रही बातें। क्लैरिटी पता अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, क्यों लाजमी है ये बता रहा हूँ कि पूरा गलत किया हुआ था यार। तो फिर आपको पता है क्लाइंट इतना नाराज़ हुआ, इतना गुस्सा हुआ, उन्होंने ना हमारे बच्चों को, प्लीज़ सुनना, हाँ हाँ अब एक हवा ही बिगड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। अब सुनो आगे हुआ क्या, तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। हुआ ये कि जब ये इशू आया ना तो हमारे बच्चे गए, उन्होंने बताया भाई आपने तो अकाउंटिंग गलत की हुई है। तो उसकी मुझे कॉल आती है CFO की, मुझे बोलता है कि यार भाईजान आपने देखा नहीं, आप आखिरी वक्त पर बता रहे हैं जब मेरी डेडलाइन आ गई। मैंने कहा भाईजान हल्का होकर बात कर, फाइनेंशियल किसकी जिम्मेदारी है बनाना, जल्दी बताओ, फाइनेंशियल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। मैंने कहा देन वाई आई एम बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल? मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है भाई, आप देखें आपके फाइनेंशियल्स हैं। तो अभी हमने सीधा किया ना उसको, हमने बोला जिम्मेदारी किसकी है, तो हमने बोला एंगेजमेंट लेटर में देख लो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट ऑफ द मैनेजमेंट। हम ये देखेंगे कि क्या आपका, अच्छा मैं लिखता भी हूँ, आपको पता है एंगेजमेंट लेटर में, ऑडिट में मैं लिखता भी हूँ, आपको पता है ना, लिखता हूँ मैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये देखेंगे, और एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले देखते हो आपके एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो वो भी एक्सेप्टेबल था SME, पर हम कह रहे हैं तुम पे अप्लाई नहीं होता। एग्रीड? चलें गुड, अब बात समझ आती है हमें आगे। फिर हमने कहा कि सर वो देखें, वो कह रहा है लार्ज साइज में, लार्ज साइज में आ गया। लार्ज साइज में वो कह रहा है फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो बाहर रिजाइड कर रही होती है, यहाँ पे उसने अपने ऑपरेशंस लगाए हुए होते हैं। तो कौन सी कंपनी होगी? फॉरेन कंपनी। वो कह रहा है उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका जो टर्नओवर है यानी रेवेन्यू है 1 बिलियन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आप फुल IFRS लगाएंगे और 5th शेड्यूल लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा यानी जो बड़ी कंपनी है वो फुल IFRS इसलिए लगा रही है ना क्योंकि दिस इज़ द बिगर कंपनी, तो बिगर कंपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगी, सीधी सी बात है। और 5th शेड्यूल तो अपनी जगह ही है, वो तो मांग ही था, बोला भाई मुझे ये मिनिमम चाहिए। आगे फिर हमने कहा नॉन लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस फॉर्म अंडर सेक्शन 42। कोई बताएगा ये NGO NPO की बात हो रही है? NGO NPO की बात हो रही है? NGO NPO की बात हो रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है, अच्छा आपको याद होगा ना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर रेवेन्यू तो होता नहीं है, सब्सक्रिप्शन की इनकम होती है, डोनेशंस होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, सबको मिला दो ना, सबको मिला दो, तो टोटल इनकम उठाएंगे यहाँ पे। देखो ये भी क्या कह रहा है, ग्रांट इनकम सब्सिडीज डोनेशन इंक्लूडिंग अदर इनकम रेवेन्यू ऑफ ₹200 मिलियन एंड अबव। बोला अगर कोई NPO है तो उसके इनकम का टोटल कॉलम उठा लो, क्योंकि वो तो इनकम पूरी है ना, उसका रेवेन्यू ही हुई है। बात समझ आती है? यानी आपको याद होगा NPO के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करता है वो भी तो इनकम है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, इफ यू कैन रिमेंबर। तो वो बोल रहा है तमाम इनकम को उठा लो, क्योंकि वहां पे कोई रेवेन्यू वाला सीन नहीं था ना, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरी इनकम है। तो खैर आपने पूरी इनकम उठाई और आपने देखा वो 200 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो वो कह रहा है आप IFRS तो अप्लाई करेंगे करेंगे, पर याद है आपको मैंने सिखाया था डेफिल मेथड, याद करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, ASNPO, याद है? ASNPO, ये वाली चीज़ अब सुनिएगा फोकस के साथ। उसने कहा IFRS तो फॉलो करो क्योंकि IFRS के अंदर PP, लीज, ये सब मौजूद होगा, ये PP लीज वगैरह सब मौजूद होगा, IFRS 9 भी मौजूद होगा। पर उसमें क्या डेफिल मेथड मौजूद होगा IFRS में? जल्दी बताओ, IFRS में डेफिल मेथड तो मौजूद नहीं होगा ना? यस ऐसा ही रहता, नहीं होगा ना? तो वो कहाँ से उठाऊंगा? ASNPO से। और प्रेजेंटेशन भी कहाँ से उठाऊंगा? IFRS के अंदर। IFRS के अंदर तुम लोग बताओगे कि IFRS के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, मुझे एक बात बताओ, क्या NPO की प्रेजेंटेशन है FS की? नहीं है ना, वो कहाँ से आएगी? ASNPO से, ASNPO से आएगी। और इसको कहा गया भाईजान आप भी ज़रा
5th शेड्यूल को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। बात समझ आती है? बात समझ आती है बच्चों? ओके, यहां तक हम आ गए। अच्छा, अब हम आ गए मीडियम साइज पे। हाँ, अब आगे चलें। अब हम आते हैं मीडियम साइज पे। पहले बताओ, लार्ज साइज पूरा क्लियर होने के बाद मीडियम का ये वाला हिस्सा क्लियर है? देखो फिर यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे फिर कह रहा है प्राइवेट कंपनी भी आ रही है। बोल रहा है जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो बट 200 मिलियन से ऊपर नहीं जाए। ये क्यों बोल रहा है कि 200 मिलियन से ऊपर नहीं जाए? कैन यू प्लीज टेल मी? लार्ज साइज बन जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, लार्ज साइज बन जाएगी। बेहतरीन। ओके, ये भी बात समझ आती है। फिर वो कह रहा है जो टर्नओवर है 150 मिलियन से ज़्यादा हो बट 800 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ 250 से ज़्यादा हो, 700 से कम, 750 से कम हो, तो अगेन वरना वो लार्ज साइज बन जाएगी। इसके लिए भी कहा कि IFRS फॉर SMEs लगाना है, सही है जी, और 5th शेड्यूल लगाना है। पहले तो बात समझ आती है? बात समझ आती है? सिंपल क्लासिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी फॉरेन कंपनी आ रही है। देखो इसका टर्नओवर क्या कह रहा है, लेस देन 1 बिलियन। वहाँ पे क्या कह रहा था? वहाँ पे क्या कह रहा था? आ जाओ देखते हैं। वहाँ पे क्या कह रहा था भाई? 1 बिलियन और मोर। 1 बिलियन और मोर। यहाँ पे क्या कह रहा है? लेस देन 1 बिलियन। अच्छा, आगे फिर वो कह रहा है NPO भी आ गया। वहाँ पे क्या कह रहा था? रेवेन्यू 200 मिलियन या उससे ज़्यादा। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? 200 मिलियन से कम। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO ऐसा है? ऐसा है। और मैं यहाँ पे ना वो भी देख रहा हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी इसने एक भंड मारा हुआ है। अब देखो ये बुक का भंड देखो आप लोग। यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा कि इसको IFRS फॉर SME भी फॉलो करना है, क्योंकि अकाउंटिंग तो IFRS फॉर SME के हिसाब से करेगा ना, डेफल मेथड वहाँ से उठाएगा। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? तो ये भी एक किताब का भंड है। अगेन मैं ईमेल करूँगा, वो देखते हैं क्या कहते हैं। सही है। तो ये भी IFRS फॉर SME आएगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO। और देखो मज़े की बात ये कि शेड्यूल कौन सा है? 5th। यानी आप में से अगर इतने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, क्या मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रिक्वायरमेंट्स किसकी होंगी, 5th की या 4th की? हाँ, 4th की। 5th की गलत नहीं, 4th की, 4th की। क्योंकि तभी तो उसको अलग रखा है, लिस्टेड कंपनी को तभी तो अलग रखा है। सही है। तो तभी दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट हैज़ बीन केप्ट सेपरेट। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं आखिरी स्टेज के ऊपर जो कि स्मॉल साइज है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है माशाल्लाह इसने, प्राइवेट कंपनी अप टू 10 मिलियन, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 150 मिलियन। उसका सीधा सीधा जो ऑपोजिट इम्पैक्ट है वो ये रहा, ये भी प्राइवेट कंपनी। सही है जी। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? रिवाइज AFRS फॉर SSE। क्या यहाँ पे स्मॉल साइज सही लिखा हुआ है? यहाँ पे स्मॉल साइज सही लिखा हुआ है? क्या कहते हो? मतलब अगर तो कहते हो सही लिखा हुआ है? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी 5th शेड्यूल। तो पहले बताओ क्लासिफिकेशन समझ आती है? ये तो मैं आपको खैर PDF दे दूंगा, पर आपको क्लासिफिकेशन समझ आती है? वेरी गुड। अब आगे सुनो, 2-3 चीज़ें जो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान के अंदर मेरे बच्चों कि कोई भी स्टैंडर्ड जो अप्लाई करना होता है, न्यू स्टैंडर्ड, उसको रिकमेंड ICAP करता है SECP को। फॉर एग्जाम्पल, अब नया जैसे IS1 है ना, आपका है या नहीं है? जल्दी बताओ, IS1 है ना? IS1 अब रिप्लेस होने वाला है IFRS। प्लीज फिर रिपीट कर रहा हूँ,
IS-1 आपका रिप्लेस होने वाला है IFRS 18 या 19 से, जो नया आ रहा है। अब सुनिएगा, अब वो IFRS जो नया आ रहा है आपका, जो IS-1 को रिप्लेस कर देगा, जाहिर सी बात है वो इसलिए रिप्लेस कर रहा है क्योंकि उसमें न्यू अमेंडमेंट्स होंगी, न्यू रिक्वायरमेंट्स होंगी, ऐसा ही है ना, कंसिडरिंग द इवॉल्वमेंट ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपकी जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही हैं, तो वो चेंज कर रहे हैं ऑल टुगेदर। सही, आई थिंक IFRS 18 है शायद, ऐसा ही कुछ आ रहा है। सुनिएगा, तो अब जब वो नया स्टैंडर्ड आ रहा है तो भाई ICAP पहले उसको असेस करेगा कि यार क्या यहाँ पे यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं, क्या उनके सिस्टम ऐसे बने हुए कि वो डिस्क्लोजर एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, क्या कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगी। जब ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं इन कंसल्टेशन विद SECP, तो SECP नोटिफाई करता है कि ये इस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। SECP नोटिफाई करता है कि ये इस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी लेट्स से, अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने, सही जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने IFRS लॉन्च किया, समझने के लिए बता रहा हूँ, उसने IFRS लॉन्च किया लेट्स से 31 दिसंबर 2024 को, तो क्या लाजमी है कि हर कंट्री में वो 31 दिसंबर 2024 को अप्लाई हो जाए, या उसका रेगुलेटर इंटीमेट करेगा कि अप्लाई करना नहीं करना? हाँ जी, रेगुलेटर करेगा, रेगुलेटर करेगा, ऐसा ही है। तो इस केस में क्या मुझे SECP ये कह सकता है कि इफेक्टिव डेट फॉर implementation is for the period beginning on January 1, 2016? क्या मुझे SECP ये कह सकता है कि इसकी इफ़ेक्टिव डेट अप्लाई करने की, जो मैं आपको नया IFRS बता रहा हूँ, उसकी इफ़ेक्टिव डेट है जनवरी 1, 2016, जिसका पीरियड बिगिन होता है। तो ईयर एंड क्या होगा उसका? ईयर एंड क्या होगा, जल्दी बताओ? 31 दिसंबर 2016, ऐसा ही है। तो किसी कंपनी का ईयर एंड, अब मैं तुमसे टेक्निकल सवाल पूछूं, अगर वो अपनी औकात पे आ जाए ना एग्जामिनर, तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, तुम्हारी सोच है, आगे सुनो। अगर एग्जामिनर तुम्हें कहे कि एक कंपनी है जिसका ईयर एंड 30 जून 2016 है, क्या उस कंपनी पे ये वाला जो नया IFRS है वो अप्लाई होगा 2016 में? फंस गया, नहीं होगा, नहीं होगा। पीरियड बिगिनिंग, चसियों, पीरियड बिगिनिंग, पीरियड बिगिनिंग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीरियड बिगिनिंग, पीरियड का बिगिन उसका जुलाई में हो रहा है। हाँ, जब अगले साल की फाइनेंशियल बनाएगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। कहानी समझ आती है? कहानी समझ आती है? वापस से देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 2024 में IFRS ने लॉन्च कर दिया कि भाई आप अप्लाई कर लें। सही है जी। हर कंट्री अपने अपनी मुनासिबत देखेगी, हर कंपनी अपनी अपनी मुनासिबत देखेगी, क्या हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्या कंपनीज के पास रिसोर्सेज हैं जो डिस्क्लोजर बना पाएँ या नई अमेंडमेंट्स कर पाएँ IFRS में, डिस्क्लोजर्स में, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है कहाँ कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जब IFRS 16 आया था, प्लीज़ सुनना, अभी तो यही तो कह रहा हूँ ना मेरी जान, अभी अभी सुने तो सही, अभी तो सुनने तो सही। अच्छा 2026, सॉरी यार, ये गलत लिख दिया, 2026, सॉरी माजरत, 2026 है, गलती 2026। सुनना, अब पीछे तो हो ही नहीं सकता ना, आगे ही होगा, 2026 है आगे। सुनिएगा, जब IFRS 16 आया था तो आपको पता है ना, हम हर एक लीज की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। जल्दी बताओ येस और नो, हर एक लीज की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं ROUA निकालने के लिए, ऐसा है? अब मेरी बात सुनो, अब मुझे एक बात समझाओ, समझ के, फोकस के साथ। जब मैं हर एक लीज की प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ
तो आपको ये भी बात समझ आनी चाहिए कि यार अगर एक जब ICAP ये रिकमेंड कर रहा था तो SECP ने ये सोचा कि अगर एक फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है जिसकी 5-6 हज़ार लीजेज हैं, क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल था इनिशियली, जब तक उसने सिस्टम नहीं डेवलप किया, सॉफ्टवेयर नहीं लगा लिए कि जो खुद कैलकुलेट करके दें, पॉसिबल है? नो। तो क्या ये फॉरेन से अप्लाई हुआ था या डेफर हो गया था? जल्दी बताओ। डेफर हो गया था, ऐसा ही है। तो सेम इज द केस है। आप समझें कि 2024 में एक स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ, SECP ने कहा कि वो कंपनीज को अप्लाई करना लाजमी है जिसका पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना इफेक्टिव डेट, पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर, जिसका पीरियड शुरू हो रहा है जनवरी 1, 2026 से और उसके बाद। तो मैं बोल रहा हूँ किसी कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, किसी कंपनी का ईयर एंड 30 जून 2026 है, क्या उस पर यह स्टैंडर्ड 2026 में अप्लाई होगा? आप सवाल का जवाब दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2026 तो आ गया है, 2026 तो आ गया है, 2026 तो आ गया ना जान। जुलाई 1 से होगा, वेरी गुड, क्योंकि पीरियड बिगिनिंग नहीं है, आधे पीरियड में नहीं लग सकता ना। बात समझ आ रही है? आधे पीरियड पे तो नहीं लग सकता ना। यस। तो पहले बताओ, अगर ऐसा सवाल आता है हैंडल कर लो कि आज तक पूछा नहीं उसने, ऐसा हैंडल हो जाएगा? ये मैं वाकई बता रहा हूँ, तो मैं यूनिक कराया मैंने, ये नहीं आया आज तक। चलें, तो इस क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास से हम फिर IS 1 पे चलेंगे एक्चुअल में, और फिर सवालात देखेंगे। सही है जी? डन हो गया? मिलते हैं जी अगली क्लास में। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।